नमस्कार मेरे मित्रों। सबसे पहले मैं आपसे आप लोगों को यह बताना चाहूँगा कि मैंने आपको यह कहा था कि कंटिन्यू हम 2 क्लासेस आरंभ करेंगे, लेकिन समय अभाव की वजह से और किसी कार्य में व्यस्त होने की वजह से आप लोगों के बीच में मैं कल अनुपस्थित रहा, तो इसके लिए मैं क्षमा चाहूँगा। लेकिन आपका विश्वास, आपका जो स्नेह मुझे फ़िलहाल मिल रहा है, उस स्नेह को देख करके या उस प्रेम को देख करके मैं दृढ़ विश्वास के साथ आपके सामने उपस्थित होकर के कहूँगा कि आप इसी प्रकार से अपना प्रेम मेरे प्रति या इसी चैनल के प्रति बनाए रखिएगा, ताकि हम आपके स्नेह से, आपके प्रेम से इस और आपके आपका जो प्रेम है उसको लेकर के हम प्रोत्साहित हो सकें, ताकि ये अपनी कक्षाएं निरंतर रूप से जारी रहें। और जारी रहने के लिए मैं वापस आप लोगों के बीच में आ गया हूं। और मेरे मित्रों, मैं आप लोगों को यह बताना चाहूँगा कि हम जो पहला वीडियो या पहली जो कक्षा हमने डाली थी और आप लोगों के बीच में वो कक्षा आई थी, उस कक्षा में हम भाषा से संबंधित बात कर रहे थे। मैं ये मानता हूँ कि जो प्रतियोगिता, जो परीक्षाएँ होती हैं और उन प्रतियोगी परीक्षाओं में जैसे रीट लेवल फर्स्ट, रीट लेवल सेकंड, पटवार है, राजस्थान पुलिस एसआई है, स्कूल व्याख्याता है, वरिष्ठ अध्यापक है, या किसी और कंपटीशन की हम तैयारी कर रहे हैं, उसमें ये जो विवेचन था, जो पहले वाले वीडियो में हमारा विवेचन आया, वो उस कंपटीशन क्लास से कोई ताल्लुक़ नहीं रखता। वो क्यों नहीं रखता? क्योंकि मैंने आपको ये बताया था कि हम इस चैनल के माध्यम से व्याख्यान करेंगे, और व्याख्यान का मतलब हम प्रत्येक बिंदु को उठाएंगे और उस बिंदु की जो क्लियरिटी है या उस बिंदु का जो दायरा है उसको हम बाहर निकालने का प्रयास करेंगे। मतलब हमारा मकसद ये है कि प्रत्येक बिंदु की कॉन्सेप्ट हम क्लियर करवाएंगे, ताकि कंपटीशन एग्जाम में आपसे किसी भी प्रकार का क्वेश्चन पूछ लिया जाए, आप उसको तुरंत सॉल्व कर सकें। इसलिए मेरे मित्रों, मेरे साथियों, वो हम भाषा के बारे में एक्सप्लेन कर रहे थे और फिर हमारा वीडियो वहाँ ख़त्म किया था, या हमने वो वीडियो वहाँ ख़त्म किया था। वो कहा था कि प्रत्येक भाषा इस प्रकार से अपना स्वरूप बदलती है, और अपना स्वरूप बदलने के कारण उसके विभिन्न रूप हमारे सामने प्रकट होते हैं। और फिर मैंने ये बताया कि उस भाषा को नियमों में बांधने के लिए हमारे पास एक पुस्तक होती है। फिर हमने ये भी कहा, साथ साथ ये भी कहा, उस भाषा को नियमबद्ध करने के लिए एक ग्रंथ का निर्माण किया जाता है। और वो ग्रंथ या वो पुस्तक, वो कृति, वो रचना, वो आप कोई भी नाम दे सकते हैं, वो ग्रंथ, वो कृति, वो रचना हमारे सामने निकल करके आई थी, और वो था व्याकरण। मैंने कहा कि किसी भी प्रकार की भाषा क्यों ना हो, उस भाषा का कोई ना कोई व्याकरण अवश्य होता है। और व्याकरण क्या होता है, इसके बारे में हमने ये बताया था कि व्याकरण हमें भाषा का शुद्ध प्रयोग किस प्रकार से करना चाहिए, उसके लिए हमें पढ़ने की आवश्यकता है। किसके लिए? भाषा का हम किस प्रकार से शुद्ध प्रयोग कर सकते हैं, इसके लिए हमें व्याकरण की आवश्यकता पड़ी। दूसरा, मैंने आप लोगों को ये बताया था कि व्याकरण में हमें एक चीज़ की आवश्यकता और पड़ गई। वो क्या है कि भाषा का हम किस प्रकार से शुद्ध उच्चारण करें। क्या है? उसका हम किस प्रकार से शुद्ध उच्चारण करें। और तीसरा, मैंने ये बताया था कि भाषा में हमें शुद्ध लेखन का कार्य भी करना है, कि हम भाषा को किस प्रकार से शुद्ध लिख सकते हैं, इसके बारे में हम चर्चा कर चुके थे। मैंने कहा कि व्याकरण का मतलब यही होता है कि हम किस प्रकार से अपनी भाषा में शुद्ध उच्चारण कर पाएंगे, हम अपनी भाषा को लिखित रूप में किस प्रकार से उसका प्रयोग कर पाएंगे, और हम किस प्रकार से हम उसका उच्चारण कर पाएंगे। इसलिए मेरे मित्रों, ये 3 बिंदु थे: शुद्ध प्रयोग करना, शुद्ध उच्चारण करना और शुद्ध लेखन कार्य करना। बस इसी वजह से हमें इन 3
बिंदुओं की वजह से हमें व्याकरण की ज़रूरत पड़ गई। आप किसी भी भाषा को आप उठा लीजिए, उसका एक व्याकरण होता है। और इस व्याकरण का मतलब ये हो गया, अगर हम इस शब्द के टुकड़े करते हैं, टुकड़े करने के पश्चात हमारे सामने ये शब्द इस प्रकार से प्रकट होता है, वी प्लस आ प्लस करण। इसका मतलब ये हो गया, ये दोनों शुरुआती दो जो आपको दिखाई दे रहे हैं, वी और आ, ये दोनों तो मेरे मित्रों वो उपसर्ग है। किसी शब्द के शुरू में जुड़कर ये उसका अर्थ परिवर्तन कर देते हैं, वो हिंदी में उपसर्ग कहलाते हैं। इस उपसर्ग का मतलब होता है विशेष। हिंदी में अगर हम उपसर्गों की चर्चा करेंगे तो उस उपसर्गों में ये विशेष के नाम से संबोधित होता है। इसका मतलब ये तीनों जब शब्द आपस में संयोजित होते हैं तब इसका एक तात्विक अर्थ निकलता है, और वो तात्विक अर्थ क्या होता है? भली भांति समझना, भली भांति समझना है, या ठीक प्रकार से जानना है। ठीक प्रकार से जानना, क्या जानना है मेरे मित्रों? मैंने ये कहा कि कोई भी व्याकरण होगा, व्याकरण बाद में बनता है, व्याकरण से पहले हम भाषा का चयन करते हैं, पहले भाषा का निर्माण होता है, और भाषा पहले बनने के बाद में उसको नियमों में बांधने का कार्य व्याकरण करता है। और इसी वजह से हमें व्याकरण का अर्थ इस प्रकार से समझना होगा कि भली भांति हमें समझना है। क्या समझना है? हमें व्याकरण समझना है। व्याकरण क्या है? ये भाषा का एक अध्ययन करता है। हमें भाषा को अच्छी प्रकार से समझना है। किस लिए समझना है? क्योंकि हमें अपने लहजे में शुद्ध उच्चारण का प्रयोग करेंगे, हम लेखन कार्य में हम शुद्ध प्रयोग करना चाहेंगे, हम शुद्ध उच्चारण भी करना चाहेंगे। इस तरीकों को, इस प्रकार की जो प्रक्रिया है उसको हमें अच्छी तरह से शुद्ध रूप में प्रकट करना है, और शुद्ध रूप में प्रकट करने के लिए हमें इसकी ही आवश्यकता पड़ गई, व्याकरण की। ये तो था अपना व्याकरण। अब हम चर्चा करेंगे कि व्याकरण किन किन बिंदुओं से मिलकर बना होता है, व्याकरण के कितने अंग होते हैं। मेरे मित्रों, कई बार आप लोगों ने अपनी बहुत अच्छी अच्छी किताबें हैं, ऑथेंटिक जो बुक्स हैं, उसमें साफ शब्दों में ये लिखा हुआ है कि व्याकरण के मुख्य रूप से 3 अंग होते हैं। हाँ, हम स्वीकार करते हैं कि व्याकरण के 3 अंग होते हैं, लेकिन मेरे मित्रों ये कभी जानने का प्रयास नहीं किया कि 3 के अलावा क्या और भी अंग हो सकते हैं। हाँ, बिल्कुल हो सकते हैं, लेकिन उसके उपविभाजन के रूप में उसके अंग निकलते हैं, लेकिन ये आज तक किसी ने समझाया ही नहीं। उसको हम एक्सप्लेन करेंगे, अच्छी तरह से एक्सप्लेन करेंगे। हम एक्सप्लेन क्यों करेंगे? हम इसलिए एक्सप्लेन करेंगे क्योंकि ये व्याख्यान चैनल है, और हमने आपसे ये वादा किया था, हम आपसे यह प्रॉमिस किया था हमने, और ये कहा था कि प्रत्येक बिंदुओं को हम अध्ययनवार के रूप में लेके आएंगे, और प्रत्येक बिंदुओं का हम व्याख्यान के रूप में उसका तार्किक विश्लेषण करेंगे। तो ये अपना तार्किक विश्लेषण व्याख्यान के रूप में है। तो मेरे मित्रों, इस टॉपिक को शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से गुजारिश करूंगा कि एक बार अपने चैनल को सब्सक्राइब करें और आपका प्रोत्साहन मुझे दीजिए, ताकि हम आगे और अच्छी तरह से एक्सप्लेन कर सकें। तो मेरे मित्रों, इसके साथ देखिएगा, मैं एक बार हम इसी टॉपिक को लेके चलेंगे, फिर देखना। एक बार मैं आपसे एक शेयर मांगता हूँ मेरे दोस्तों, मेरे मित्रों, सिर्फ एक शेयर और लाइक, थम्स अप चाहता हूँ। तो प्लीज़ खुल करके आप इसका समर्थन कीजिए और हम आगे बढ़ते जाएंगे। मेरे मित्रों, मैंने कहा ये था व्याकरण। व्याकरण के हमने बताए 3 अंगों से मिलके बना होता है। 3 अंग होते हैं या 3 इसके पार्ट होते हैं। व्याकरण में केवल हमें 3 चीज़ों का ही अध्ययन करना होता है। वो 3 चीज़ कौन कौन सी है, ये व्यवहारिक रूप में हम इसको अच्छी तरह से जानते हैं। उसके मात्र 3 अंग हैं। पहला अंग होता है वर्ण विचार, वर्ण विचार। दूसरा अंग हो गया इसका शब्द विचार, शब्द विचार। और तीसरा हो गया वाक्य विचार, वाक्य विचार। हमें केवल 3 पार्ट ही पढ़ने होते हैं। अगर हम वर्ण से व्याकरण को शुरू करते हैं और वर्ण को शुरू करने के पश्चात हम आगे जो जो बढ़ते जाएंगे, तब अपना व्याकरण वाक्य पर
आकर ही खत्म हो जाता है। ये क्या है, ये तीनों अंग किस प्रकार से एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, इसको हमें बहुत बारीकी से हमें अध्ययन करना है, क्योंकि कंपटीशन एग्ज़ाम में सिर्फ यही हमसे पूछे जाते हैं। और इन तीनों पार्ट में पूरा का पूरा व्याकरण समाहित है। ये पूरा का पूरा हमें व्याकरण समाहित करके हमारे सामने रखता है। ये कैसे रखेगा, एक बार हम इसका तात्विक विचार करें। हमने कहा कि व्याकरण के 3 अंग हैं। पहला अंग हो गया अपना वर्ण विचार, और दूसरा हो गया शब्द विचार, और तीसरा हो गया वाक्य विचार। या हम ये भी कह सकते हैं कि व्याकरण के 3 अंग हैं। पहला है वर्ण, और दूसरा हो गया शब्द, और तीसरा हो गया वाक्य। तो मेरे मित्रों, मैंने ये कहा कि व्याकरण के मात्र 3 अंग है। इसका वर्ण का मतलब क्या हो गया, ये शब्द का मतलब क्या हो गया, और वाक्य का मतलब क्या हो गया, इसी के बारे में हमें अच्छी तरह से समझना है। और समझने से पहले मैं आप लोगों को यह बताना चाहूँगा कि जब मैंने भाषा के बारे में विश्लेषण किया था कि भाषा इस प्रकार से बनती है और इस प्रकार से बिगड़ती है, और क्यों बनती है, भाषाओं का निर्माण किस प्रकार से हुआ है, तो मेरे मित्रों, मैंने ये कहा कि भाषा की सबसे छोटी इकाई वो ध्वनि है। पहले हमने ध्वनि का इस्तेमाल करना सीखा था, या व्यक्ति ने बोलना सीखा था, और किसी प्रकार से वो बोला हो, उसी बात को वो अनुकरण करने लग गया हो, या फिर प्रकृति की जो स्वाभाविक या अस्वाभाविक जो घटनाएं हैं उन्हीं का वो अनुकरण करने लग गया हो। बस वही उनके सामने एक प्रकार की ध्वनियाँ थी, और उन ध्वनियों को लिपिबद्ध करके उन्होंने संकेत बना दिए, तो वो हो गया क्या, वो वर्ण हो गया। तो मेरे मित्रों, मैं इनको इस प्रकार से एक्सप्लेन करना चाहूँगा आप लोगों के बीच में। तो मैं ये कहूँगा कि हम पहले ध्वनि को देखें। ध्वनि क्या है? मैंने ये बताया मेरे मित्रों कि ध्वनि किसी भी प्रकार की हो सकती है, लेकिन वो ध्वनि अगर लिपिबद्ध रूप में अंकित हो जाती है तब हमारे सामने कोई ना कोई शब्द या कोई ना कोई अक्षर वो हमें दिखाई देता है। लेकिन क्या है, वो लिपिबद्ध होना चाहिए, उसका कुछ न कुछ आकार होना चाहिए, किसी भी प्रकार का आकार हो, लेकिन वो ध्वनि का आकार हो। वो कैसे, वो देखिएगा। मैंने बताया कि ध्वनि क्या है। ध्वनि एक प्रकार से आवाज़ है। आवाज़, इसको हम अगर भाषा विज्ञान की दृष्टि से इसका अध्ययन करें तो इसी आवाज़ को या इसी ध्वनि को हम पढ़ते हैं स्फोट। ये स्फोट शब्द है, हमारा भाषा विज्ञान का शब्द है। तो हम इसकी चर्चा इसी के रूप में करेंगे, ध्वनि के रूप में। तो हम ध्वनि को लेके आएंगे और उसके बाद में हम वर्ण को शुरू करेंगे। मैंने कहा कि ध्वनि ऐसी होती हैं जो व्यक्ति हो या फिर कोई जीव जंतु हो, किसी भी प्रकार का जंतु हो, वो किसी न किसी प्रकार की आवाज़ ज़रूर निकालता होगा, बिल्कुल निकालता है। अगर ध्वनि का उच्चारण नहीं करेगा तो समझ लीजिए कि वो मर्तप्राय है, वो मरा हुआ इंसान के समान है। ये थी अपनी ध्वनि। और ध्वनि जब प्रकट नहीं होती है, जब अपने मुख से जब ध्वनि प्रकट नहीं होती है, तो समझ लीजिए कि वो उसके भाव हैं। क्या है? वो भाव है। तो मेरे मित्रों, मैंने भाव के बारे में ये कहा कि भाव तो एक प्रकार से अमूर्त धारणाएं हैं। अमूर्त धारणाओं का मतलब ये हो गया इसका कोई रूप नहीं होता। और जब ये भाव प्रकट होते हैं, ये जब प्रकट होने लगते हैं, तब ये ध्वनि बन जाती है। क्या बन जाती है? ध्वनि। जब ये ध्वनि का लिखित रूप होता है, क्या होता है? जब ये लिखी जाती है तब ये ध्वनि वर्ण बन जाती है। क्या बन जाती है? वर्ण। अब हम इसके बारे में एक्सप्लेन करेंगे कि वर्ण में ध्वनि को हम शामिल क्यों करेंगे। क्योंकि मेरे मित्रों, एक बार मैं आपको शॉर्ट में ये बताना चाहूँगा कि व्याकरण में जो हमने ये 3 पॉइंट लिखे, वर्ण, शब्द और ये वाक्य, ये 3 अंग लिखे हैं, और मैं इनके बारे में ये बताना चाहूँगा कि ये तो है ध्वनियों का एक समूह है। जब ये ध्वनियाँ आपस में मिल जाएंगी, जब किसी भी प्रकार की ध्वनि आपस में मिले, तब जाकर के ये व्याकरण का दूसरा अंग बनता है, वो बनता है शब्द। जब शब्द अच्छी तरह से संयोजित हो जाएंगे तब वाक्य में उसका प्रयोग होने लग जाएगा। हम यहाँ तक इसको लेके चलेंगे, लेकिन हम सबसे पहले इसको उठाएंगे,
ये क्या है? वर्ण। वर्ण के बारे में हमने कहा क्या है? ये ध्वनि का लिखित रूप है। अब ध्वनि किस प्रकार से बने उसके बारे में हम थोड़ी सी चर्चा करेंगे। तो मेरे मित्रों, मैं ये कहूँ इसी वर्ण को हम ध्वनि के रूप में प्रकट करना चाहें, ध्वनि के रूप में हम प्रकट इस प्रकार से करें कि मैंने यहाँ तो लिख दिया ये ध्वनि है, एक प्रकार से ध्वनियाँ हैं, लेकिन ध्वनियाँ किस प्रकार की हैं? तो मेरे मित्रों, ये दो प्रकार की ध्वनियाँ हैं। एक तो वे ध्वनियाँ हैं जो स्वतंत्र रूप से उच्चारित होती है। क्या है? स्वतंत्र, अपने आप वो बाहर निकलती है। और दूसरी ये ध्वनियाँ हैं जो इनके बगैर वो उनका उच्चारण हम कर नहीं सकते। किनके बगैर? इनके बगैर हम उच्चारण नहीं कर सकते। तो मैं ये कहूँगा कि परतंत्र ध्वनियाँ। परतंत्र का मतलब ये किसी के सहारे टिकी हुई है। बस इस दो प्रकार की ध्वनियों को लेकर ही वर्ण के दो पार्ट बन जाते हैं। दो पार्ट कौन कौन से बन गए? जो स्वतंत्र ध्वनियाँ हैं वो तो है हमारी स्वर के रूप में, और जो परतंत्र ध्वनियाँ हैं वो है हमारे व्यंजन के रूप में है। मेरे मित्रों, अब ये मैंने एक बात क्यों लिखी, ये स्वतंत्र और परतंत्र क्यों लिखी है? क्योंकि मित्रों, मैंने कहा कि हम व्याख्यान करेंगे, हम प्रत्येक बिंदु का हम अच्छी तरह से गहरे से उसका तार्किक व्याख्यान करेंगे, और इसी ध्वनियों को हम एक्सप्लेन करेंगे, अच्छी तरह से एक्सप्लेन करेंगे। मैंने कहा कि ध्वनियाँ दो प्रकार की हैं, एक तो है स्वतंत्र ध्वनियाँ और दूसरी है कौन सी? परतंत्र ध्वनियाँ। तो स्वतंत्र ध्वनियाँ क्या है उनके बारे में आप देखिएगा। तो मित्रों, मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि ध्वनियाँ मनुष्य ने किस प्रकार से बनाई हैं, थोड़ी सी हम चर्चा करेंगे। तो मित्रों, ध्वनियों को मैंने इस प्रकार से बताया कि एक तो स्वतंत्र है। अब ये स्वतंत्र का रूप क्यों बना? देखिए बच्चों या मित्रों, मेरे साथियों, जब बच्चा पैदा होता है, पैदा होने के साथ उसके मुंह से किसी भी प्रकार की आवाज़ क्यों न निकले, किसी भी प्रकार की आवाज़ क्यों न निकले, वे आवाज़ इस प्रकार की होंगी, वो स्वतंत्र ध्वनियाँ होंगी। और स्वतंत्र ध्वनियाँ का मतलब ये स्वर होंगे। अगर वो बच्चे के आधार पर हम ध्वनि का उल्लेख करते हैं तो मेरे मित्रों, ये स्वर हैं जो स्वतंत्र ध्वनि के रूप में हैं। हम उसी बच्चों का एक एग्जाम्पल ले रहे हैं जो अभी तक वो जो माँ के गर्भ से बाहर निकला हुआ बच्चा जब रोता है, रोने की आवाज़ आती है, तब उसके मुंह से केवल ये तीन ही ध्वनियाँ सुनने को मिलती है, चाहे वो खुशी प्रकट करे या फिर वो अपना दुख प्रकट करे, या वो रोने की आवाज़ प्रकट करे या फिर चिल्लाने की आवाज़ प्रकट करे। तो मेरे मित्रों, वो थी अपनी स्वतंत्र ध्वनियाँ। ध्वनियाँ यहाँ से शुरू होती है। जब मानव पैदा होता है, पैदा होने के साथ उसने केवल तीन स्वतंत्र ध्वनियों का उच्चारण करना सीखा, या तीन ध्वनियों का ही उसने निर्माण किया। ये रही उसके सामने तीन। जो जो बच्चा बड़ा हुआ तब इन्हीं तीनों ध्वनियों का आपस में संयोग करने लग गया, और तब जाकर के वो और भी चीज़ों का अनुकरण करने लग गया और ध्वनियों का अनुकरण करने लग गया। और जब आपस में संयोजन करते 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 बहुत सारी ध्वनियाँ उसने बोलना शुरू किया, तब जाकर के उनके सामने एक रूप बना ये वर्ण। कैसे? मैंने कहा कि वर्ण ध्वनियों में शामिल। ध्वनि दो प्रकार की, स्वतंत्र और परतंत्र। स्वतंत्र में हमने मान लिया ये स्वर के बारे में हम अब ये कहेंगे कि वर्ण के दो पार्ट, जिसमें पहला पार्ट है स्वर। अब मैं स्वर के बारे में ये बताना चाहूँगा। मित्रों, आप व्यवहारिक रूप में आजमाने का प्रयास करना इसे, और व्यवहारिक रूप में इस प्रकार से आजमाएंगे आप, और आप ये सोचेंगे मैंने बता दिया कि ये स्वतंत्र ध्वनियाँ। हाँ, बिल्कुल स्वतंत्र ध्वनियाँ हैं। आप आजमा करके देखिएगा। मैं ये कहूँगा कि अगर आप जो भी आवाज़ बोल रहे हैं, जो भी आवाज़ बोलेंगे, वे आवाज़ ऐसी होंगी जिसमें आपकी जीभ कहीं भी टच नहीं होगी, आपके मुंह में कभी स्पर्श नहीं होगी। आप बोल के देख लीजिए, अगर मुंह में कहीं भी स्पर्श कर रही है जीभ। और मैं एक बात और बता देना चाहूँगा, हमारे जो उच्चारण स्थल जितने भी हैं, जो भी हम आवाज़ बोलते हैं तब हमारे मुंह में 5 या उच्चारण स्थल 5 है। एक मुंह के 4 तो मुंह के अंदर है और एक है मुंह से बाहर है। इस प्रकार से हमारे उच्चारण स्थान केवल 5 हैं।
वे 5 स्थान वो देखिएगा, एक तो हमारे ये गला है, जीभ गले में कहीं ना कहीं स्पर्श करेगी। दूसरा उच्चारण स्थान हमारे तालु को स्पर्श करेगी, तालु उच्चारण स्थान है, जो भी हम आवाज़ बोलेंगे तो या तो तालु को स्पर्श करेगी। तीसरा है उसका मुर्दा है, जीभ हमारे मुर्दा को स्पर्श करेगी तो आवाज़ बाहर निकलेगी। चौथा अपना है दंत है, जीभ हमारे दांतों को स्पर्श करेगी तब कोई ना कोई आवाज़ बाहर निकलेगी। और पांचवा है हमारे होठ है, अगर होठ आपस में स्पर्श करेंगे तो कोई किसी भी प्रकार की ध्वनि जरूर निकलेगी। तो मेरे मित्रों, इस प्रकार से ये तो हो गया। मैंने ये कहा कि स्वर वे ध्वनियाँ हैं जिसका हम उच्चारण करेंगे तो जीभ और मुंह में जो भी क्षेत्र हैं या जो भी स्थान है वहाँ कहीं भी स्पर्श नहीं होनी चाहिए, वो कहीं भी स्पर्श नहीं होनी चाहिए। जैसे मैं एक एग्जाम्पल दूं, जैसे मैं स्वर का उच्चारण करूं, मैंने बोल दिया स्वर, मैंने कहा ये रहा ए का हम उच्चारण कर रहे हैं। देखिए हमारे गले की जो स्वर तंत्रियाँ बिल्कुल खुली हैं, जीभ कहीं भी स्पर्श नहीं कर रही। हमने उच्चारण किया ये आ, जीभ कहीं भी स्पर्श नहीं कर रही। तो मेरे मित्रों, हम आगे वाले जो स्वर है इसका हम उच्चारण नहीं करेंगे। एक बार हमने ये कहा कि केवल 3 ध्वनियों का उच्चारण करें। ए का उच्चारण किया तो जीभ कहीं भी स्पर्श नहीं करी। ई का हमने उच्चारण किया तो जीभ हमारी कहीं भी मुंह में स्पर्श नहीं करी। हमने उ का उच्चारण किया तो जीभ हमारे मुंह में कहीं भी स्पर्श नहीं करी। अब आप खुद ही बताइएगा, तो ये जो 3 मूल ध्वनियां हैं क्या ये स्वतंत्र नहीं है? और अभी मैंने ये कहा कि जीभ कहीं भी स्पर्श नहीं करनी चाहिए, मुंह में जिह्वा कहीं भी स्पर्श नहीं करनी चाहिए। और इस प्रकार की जो आवाज़ बाहर निकलेंगी तो समझ लेना कि वे स्वर ही होंगे। वे क्या होंगे? वे स्वर ही होंगे। अब मैंने ये जो 3 स्वर लिखे हैं मेरे मित्रों, ये तो है हमारा टॉपिक चल रहा है हिंदी भाषा, और आप ये कहेंगे हिंदी भाषा संस्कृत से बनी हुई है, और संस्कृत वाले ये कहते हैं या संस्कृत विषय यह कहता है, यह बोलता है कि स्वर हमारे 3 नहीं प्लस 1 री और है। 4 मूल स्वर हैं, 4 मूल ध्वनियाँ हैं। तो मेरे मित्रों, मैंने ये कहा कि जीभ कहीं भी स्पर्श नहीं करनी चाहिए। अगर जीभ कहीं भी स्पर्श कर गई तो समझ लेना कि वे स्वर की श्रेणी से बाहर हो गए, बिल्कुल हो गए। इसलिए हम हिंदी की दृष्टि से इस री को स्वर नहीं मानते। लेकिन ये मित्रों, ये कंपटीशन की कक्षाएं हैं, ये प्रतियोगी परीक्षाओं की हम तैयारी करने वाले हैं, और प्रतियोगिता परीक्षा को ध्यान में रखते हुए हमें स्वर 3 के बजाय हमें 4 स्वीकार करने पड़ेंगे। क्यों करने पड़ेंगे? देखिए मित्रों, मैंने कहा कि मूल ध्वनियाँ ये हैं, लेकिन संस्कृत के बहुत सारे शब्द इस स्वर से बने हुए हैं। वे स्वर तत्सम के हैं। हमारी हिंदी में जब तक तत्सम के शब्द रहेंगे तब तक हम री को स्वीकार करते रहेंगे। जब तक तत्सम के शब्दों में हम सुधार नहीं कर लेते और इस स्वर को हम बाहर निकाल के फेंक नहीं देते, तब तक हमें ये 4 ही स्वीकार करना पड़ेगा। तो मित्रों, कंपटीशन की दृष्टि से हम मूल स्वर 4 पढ़ेंगे। मूल स्वर 4 पढ़ेंगे। 3 तो ये हो गए ए, ई और ऊ, प्लस चौथा हो गया अपना री। री को तो मैंने बाहर इसलिए निकाल दिया क्योंकि मेरी जो परिभाषा है इस स्वर से मेल नहीं खाती, बिल्कुल भी मेल नहीं खाती। अब मेल नहीं खाने की वजह से मैंने कहा कि शुद्ध हिंदी में मूल स्वर सिर्फ 3 है। अब देखिए मित्रों, कंपटीशन की कक्षाओं में या प्रतियोगी परीक्षाओं में प्रश्न पूछने का पैटर्न बहुत अलग हो गया है। अब प्रश्न ऐसे भी पूछा जा सकता है और कई बार पूछ लिया गया है कि मूल स्वर कितने हैं। ऑप्शन थे 3, 4 और 5 या 10, जितने भी हों। लेकिन आप सभी जानते हैं कि मूल स्वर 4 हैं। अब मान लो आपसे ये पूछ लिया जाए कि शुद्ध हिंदी में मूल स्वर कितने हैं, तब आपका जवाब क्या होगा? तो मित्रों, तब आपका जवाब 3 होना चाहिए। री को हम स्वीकार नहीं करेंगे। उस वक्त हम शुद्ध हिंदी की बात कर रहे हैं।
हम संस्कृत के तत्सम शब्दों की बात नहीं कर रहे। हमने प्रश्न दो प्रकार से बनाए हैं। प्रश्न एक तो ये बनाया है कि कुल मूल स्वर कितने हैं, कुल मूल स्वर के बारे में पूछा जाता है, तब हम स्वीकार करते हैं 4। और शुद्ध हिंदी के स्वर पूछे जाते हैं, शुद्ध हिंदी में मूल स्वर पूछे जाते हैं, तब हमारा प्रश्न का उत्तर होता है 3। अब मैं इन्हीं 3 मूल स्वरों से जितने भी स्वर बने हैं, जो भी स्वतंत्र ध्वनियाँ बनी हैं, उनका हम नामोल्लेख करेंगे और अच्छी तरह से समझेंगे कि इन 3 ध्वनियों से ही हमने सारे के सारे स्वर कैसे बना दिए, उनके बारे में हम विश्लेषण करेंगे। अब देखिए मित्रों, मैं आपको यकीन दिलाऊंगा, मेरी ये कक्षाएं जो हैं आपको सबसे अलग पढ़ने के लिए मिलेंगी, क्योंकि हम तार्किक व्याख्यान कर रहे हैं और तार्किक व्याख्यान से जुड़ने के लिए आपका सिर्फ मुझे सब्सक्राइब, आपका शेयर चाहिए। तो मित्रों, आप अधिक से अधिक इस चैनल से जुड़ने का प्रयास करें और प्रत्येक कक्षाओं का आप आनंद उठाते जाइएगा। तो देखिए, हम इसी टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे। तो देखिए, हमने कहा कि मूल स्वर केवल ये हिंदी में 3 हैं और 3 से ही सारे स्वरों का विकास हुआ है। लेकिन हम ये माने चौथा एक स्वर हमने ये री भी मान लिया। हम री को इसलिए बाहर निकाल दिए क्योंकि हमारी जो परिभाषा है, हमारी जो कोटेशन थी, उस कोटेशन से बिल्कुल ये अलग हो गई। अलग इसलिए हो गई क्योंकि हमने कहा कि जो स्वतंत्र ध्वनियाँ हैं, स्वतंत्र ध्वनियों का मतलब ये हो गया कि हमारे मुंह में जितने भी प्रयत्न स्थान हैं, जहाँ भी हमारी जिह्वा स्पर्श करती है, स्पर्श नहीं करनी चाहिए, उस क्षेत्र से हमारी जिह्वा कहीं स्पर्श नहीं करेगी तो आवाज़ बाहर निकलेंगी, तो वो सारी की सारी ध्वनियाँ क्या होंगी, विस्वर होंगी। इसीलिए हम ये कहें कि 3 मूल स्वरों से हमने सारे के सारे स्वर बना दिए। वो कैसे बना दिए? क्योंकि मैंने ये कहा कि अगर हमारे सामने ये ए ध्वनि है, स्वतंत्र है, हम इसी ए के ऊपर एक बार और जोर डालेंगे। आप डाल के देखिएगा। हम 2 ए मान लिए, या आप ये मानिए, ये मान के चलिए, ये एक पेन है, इसको आप ए मानिए, एक दूसरा पेन ये रहा, मार्कर ये रहा। अब मेरे मित्रों, ये क्या हो गया? 2 हो गया। एक तो हमने ये कलर चलाया और दूसरा कलर हमने ये चलाया, इसी प्रकार का चला दिया, या एक ही प्रकार का कलर चला दिया। या हम ये कहें एक तो आपको ये कलर देखने के लिए मिला है और दूसरा कलर आपको एक इसी प्रकार का और देखने के लिए मिला, तो पहले वाला कलर ज़्यादा डार्क हुआ या फिर दोनों कलर मिलके डार्क हुए? जोर पड़ा कलर के ऊपर, डार्क हुए, मतलब कलर तो वही है लेकिन वो ज़्यादा डार्क हो गया, ज़्यादा गहरा हो गया। तो उसी प्रकार से अगर हम ए की ध्वनि का उच्चारण करेंगे और इसी ए ध्वनि के साथ हम एक ए का और उच्चारण करेंगे, तो स्वाभाविक है ज़्यादा जोर पड़ने की वजह से हम इसी प्रकार का उच्चारण करेंगे। हो गया ये तो रहा हमारा चौथा स्वर बन गया, हमने निर्माण किया है। ऐसे ही हम ई को ले लें, ई के ऊपर हमने एक ई के और जोर डाला है, तब जाकर के ये इसका दीर्घ रूप बना है। हो गया ये कितना? 5 नंबर का स्वर हो गया। इसी प्रकार से इस उ ध्वनि के ऊपर हमने एक ध्वनि का और जोर डाल दिया, या एक ध्वनि का और उच्चारण कर दिया, या फिर एक ही स्वर को हमने 2 बार उच्चारण करने का प्रयास किया है, तब जाकर के इसका दीर्घ रूप बन गया। ये बन गया, कितना हो गया? 6 स्वर हो गए मेरे मित्रों। कितने हो गए? 6 हो गए। तो हमने मूल 3 ध्वनियों से 3 ध्वनियों का विकास और कर लिया। अब हमारे सामने 6 ध्वनियाँ हैं, इनका उच्चारण करके देख लीजिए। अगर आपकी जीभ कहीं भी स्पर्श कर रही है तो समझ लेना कि वो स्वर नहीं होगा। बोलिए, ए, आ, ई, उ, ऊ। क्या आपकी जीभ कहीं स्पर्श कर रही है? बिल्कुल भी नहीं। तो स्वर को हम इस प्रकार से समझे कि जीभ कहीं भी स्पर्श नहीं करेगी। उन्हीं 3 मूल ध्वनियों से हमने 3 ध्वनियों का और विकास कर लिया, हमने ध्वनियों का विकास किया है। अब इन्हीं 6 ध्वनियों से हमने और स्वर बना दिए। और स्वर कैसे बना दिए? और हमने इस प्रकार से बना दिए मेरे मित्रों। अब देखिए हमारे सामने ये ध्वनियाँ ये हो गई,
ये ध्वनियाँ हो गई, 6 ध्वनियाँ हो गई। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इस दो भिन्न भिन्न स्वरों को आपस में मिलाएंगे। एक बार मिला के देखिएगा। मैंने ये कहा कि एक तो आप ए का उच्चारण करें, इसी ए के साथ आप ई को बोलने का प्रयास करें। बोलिएगा, बोल के देखिए, दोनों ध्वनियाँ एक साथ निकलनी चाहिए, दोनों ध्वनियाँ एक साथ बोलिए। आप ए भी बोलिए और ई भी बोलिए। तो मेरे मित्रों, मैं इसका एक थोड़ा सा एक्सप्लेन और करूँगा। जब हम ए का उच्चारण करते हैं, ए का उच्चारण करेंगे, तब हमारी जीहवा है वो बिल्कुल नीचे चिपकी हुई होती है। बोलिए, आप ए बोलिए। ए का उच्चारण करेंगे तो ए का उच्चारण करते समय जीभ बिल्कुल चिपक गई है नीचे। अब ई का उच्चारण करेंगे तो आपके जीभ का अगला हिस्सा है वो ऊपर उठा है। बोलिए, अब दोनों ध्वनियों को एक साथ बोलने का प्रयास करें। आपकी जीभ दोनों ध्वनियाँ बोलने के साथ जीभ ऊपर उठी है, जीभ नीचे चिपकी होनी चाहिए थी ए का उच्चारण करेंगे तब, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब इन दोनों का उच्चारण करेंगे तब हमारे सामने ये स्वर निकल के बाहर आता है। ई और ए और ई का उच्चारण करके देखिएगा, ए निकलेगा, ए भी आ रहा है और ई भी आ रहा है। तो मेरे मित्रों, इस प्रकार से हमने 7वां स्वर बना लिया। इसी प्रकार से हमने कहा कि इसी ए में हम ऊ स्वर को मिलाएंगे। अब देखिए क्या होगा। मैंने ये कहा कि ए का हम उच्चारण कर रहे हैं और उच्चारण करते समय क्या हुआ हमारे साथ, हमारी जीभ है वो नीचे चिपकी हुई है। अब ऊ का उच्चारण करेंगे। ऊ का उच्चारण करते समय देखिए मित्रों, मैंने कहा कि प्रयत्न स्थान कहीं भी स्पर्श नहीं होना चाहिए, बिल्कुल भी स्पर्श नहीं होना चाहिए। ऊ का उच्चारण करें तो हमारे होठ है वो गोल हो रहे हैं, लेकिन स्पर्श तो नहीं कर रहे मित्रों, नहीं कर रहे ना, स्पर्श नहीं कर रहे, लेकिन क्या है, होठ गोल हो रहे हैं। अब दोनों स्वरों का आप उच्चारण करेंगे तब क्या होगा, देखना, आपकी जीभ नीचे चिपकी होनी चाहिए थी ए का उच्चारण करते समय, जीभ चिपकी हुई नहीं है। ऊ का उच्चारण करेंगे तो आपके होठ है वो गोल होते हैं, लेकिन इन दोनों का उच्चारण करेंगे तब हमारे सामने ये ओ स्वर बन के आता है। जीभ हमारे नीचे भी नहीं है और होठ हमारे इतने गोल भी नहीं है, वो दोनों के बीच में आ गई, तब हमारे सामने ये ध्वनि प्रकट होने लगी। तो इस प्रकार से मित्रों, ये कितना हो गया, ये 8 नंबर का स्वर या 8 प्रकार की या 8वीं ध्वनि हमने बना ली। मैंने एक एग्जाम्पल ये दिया था, जब बच्चा बोलना सीखता है या बच्चा पैदा होता है, पैदा होने के साथ वो 3 ध्वनियों का उच्चारण करता है, ए, ई और ऊ। और इन तीनों ध्वनियों का आपस में मेल जोल करने की वजह से 3 से 3 और बना दी, कितनी होगी, 6। अब 6 ध्वनियों का आपस में जो वो संयोग करने लग गया, एक दूसरे से मिलाने का प्रयास करने लग गया, तब जाकर के हमारे सामने 2 स्वर और निकले हैं। एक स्वर ये ए और अगला स्वर ये ओ। अब देखिए मेरे मित्रों, अब क्या होता है, अब हमारे सामने 2 ध्वनियाँ और बढ़ गई, एक आ गया ए और एक आ गया ओ। अब हमारे सामने 8 ध्वनियाँ हो गई जो स्वतंत्र ध्वनियाँ हैं, ये परतंत्र नहीं है। मैंने कहा कि कुछ ही ध्वनि ऐसी हैं जो बिल्कुल स्वतंत्र हैं, इनका उच्चारण करते समय हमारी जीभ कहीं भी स्पर्श नहीं होती। अब तक तो हमारी जीभ कहीं भी स्पर्श नहीं हुई है, बिल्कुल भी इनका हमने उच्चारण किया है और उच्चारण करते समय हमारी जीभ कहीं भी स्पर्श नहीं करी। अब देखिए, अब हम इनका और इसका आपस में संयोग करें, अब हमारे सामने क्या आ गई, ये ध्वनियाँ और आ गई। अब आपस में संयोग करें, आप मिलाइए, तब क्या होगा, हमारे सामने न तो ए है और न ए रहेगा। अब इसमें 3 प्रकार के स्वर संयोग कर रहे हैं। कितने कर रहे हैं, 3 प्रकार के कर रहे हैं। अब 3 प्रकार के कैसे, देखिए, एक स्वर तो ये रहा, 1 नंबर पे ये रहा। अब इसको हमने बनाया कैसे है, कैसे बनाया, ये रहा ए प्लस ई, ऐसे बनाया है। एक स्वर ये रहा और एक स्वर ये रहा, 3। तो मेरे मित्रों, 3 प्रकार की जो ध्वनियाँ हैं और अलग अलग प्रकार की ध्वनियाँ हैं, जब 3 प्रकार की अलग अलग स्वतंत्र ध्वनियों का निर्माण होगा, तब हमारे सामने इसी प्रकार की आवाज़ बाहर निकलेगी। तो ये कितने नंबर का हो गया, ये हो गया हमारा 9 नंबर का, 9 नंबर की ध्वनि आ गई। हमने यहाँ लिख दिया ये 9 नंबर की ध्वनि। इसी प्रकार से आप 10 नंबर का जो स्वर है उसको लेके आइएगा। हमने कहा कि
एक तो हमारे सामने ये हो गया स्वर, और दूसरा कौन सा हो गया, हमारे सामने ये ओ स्वर था। ये रहा मित्रों, देखिए ये रहा। अब इन दोनों का संयोग करेंगे तब क्या होगा, एक ध्वनि तो ये रही, और ये कितनी है, 2, और ये 3 नंबर की। अगर हम तीनों स्वरों को एक साथ बोलने का प्रयास करेंगे तब स्वाभाविक है कि हमारे मुंह से इसी प्रकार की ध्वनि बाहर निकलेगी। तो मेरे मित्रों, ये हो गया स्वर। अब काउंट करिए कितने स्वर हो गए, कितने हो गए, 10 हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10, तो 10 स्वर हैं। तो मेरे मित्रों, मैंने ये कहा कि हिंदी भाषा का हम व्याकरण पढ़ रहे हैं। जब मैंने ये कहा कि 3 मूल ध्वनियों से हमने इतनी ध्वनियाँ बना ली हैं, री का योगदान कहाँ रह गया। री को हमने स्वर की श्रेणियों से बाहर निकाल के क्यों फेंक दिया। अगर हम री को स्वीकार करते हैं तो मेरे मित्रों, अगर हम री को स्वीकार करते हैं, किसको, री को, तो जिस प्रकार से हमने ई, ए, ई और ऊ से तीनों से मिला करके हमने ये 10 स्वर बना लिए हैं। अब हमारे सामने ये 4 हो गए, 4 स्वर, तो 4 को हम आपस में संयोग करेंगे तो और स्वर बढ़ जाने चाहिए थे। हमारे सामने री को हम शामिल करते ना, और शामिल करने के साथ संयोजन करते, एक दूसरे के स्वरों से हम जोड़ते या संयोग करते, तब हमारे सामने टोटल स्वर 17 बन जाते। कितने हो जाते, 17 हो जाते। और री को हमने बाहर क्यों नहीं निकाला, क्योंकि इसकी जो ध्वनि है, ध्वनि इस प्रकार से प्रकट हो रही है। रे क्या है, ये स्वतंत्र नहीं है। क्यों नहीं है, रे का हम उच्चारण करेंगे तो उच्चारण करते समय हमारी जीभ स्पर्श कर रही है। मैंने कहा कि स्वतंत्र ध्वनियों से ये बाहर हो जाती है। रे, जीभ हमारी मूर्धा को स्पर्श कर रही है और लुंठित होती हुई, कंपित होती हुई बाहर, घिसटती हुई बाहर निकलती है और जीभ स्पर्श कर रही है। इसलिए ये एक तो व्यंजन है और एक स्वर है। इसलिए व्यंजन और स्वर जब आपस में मिलते हैं तो वो स्वतंत्र ध्वनि कभी नहीं बनती। इसलिए हमने इसको बाहर निकाल दिया। तो मेरे मित्रों, इस प्रकार से हम अपने शुद्ध हिंदी व्याकरण में ये 10 स्वर पढ़ते हैं। अब प्रश्न ये आ जाता है, जिस प्रकार से मैंने कहा ना, मैंने ये आपको ये बताया और पूछा भी, अगर क्वेश्चन इस प्रकार से पूछ लिया जाए कि शुद्ध हिंदी में मूल स्वर कितने हैं, तो मित्रों उस समय अपना प्रश्न का जवाब था, अपने इस प्रश्न का जवाब था कि मूल स्वर शुद्ध हिंदी में सिर्फ 3 हैं। और मैंने ये कहा, और मैंने उसके साथ ये भी पूछा था कि हिंदी में कुल मूल स्वर कितने हैं, तब हम री को शामिल करेंगे, तब होगी 4। अब इसी प्रकार से एक प्रश्न और बन गया, शुद्ध हिंदी में कुल स्वर कितने हैं। तो शुद्ध हिंदी में मित्रों शुद्ध स्वर तो ये रहे हमारे सामने 10। अब ये पूछ लिया जाए कि हिंदी में कुल स्वर कितने हैं। हिंदी में कुल स्वर पूछा जाता है तब हम संस्कृत का जो स्वर है ये री, इसको और शामिल करते हैं, और शामिल करने के बाद में हमारे सामने स्वर बन जाते हैं 11। प्रश्न बन गया। अब देखिए, एक सबसे बड़ी अजीब विडंबना ये है और कंफ्यूज करने वाली कंडीशन ये है। क्वेश्चन का पैटर्न मैंने बता दिया, इस प्रकार से प्रश्न पूछा जा सकता है। अब क्वेश्चन मान लो आपसे ये पूछा जाए कि मानक हिंदी में कुल स्वर कितने हैं, मानक हिंदी में कुल स्वर कितने हैं, तो मेरे मित्रों ये 11 तो है ही, प्लस एक और जोड़ दीजिए आप, आगत स्वर, ये है अ। इसका मतलब क्या है, न तो ये आ है और न ये ओ है। इन दोनों के बीच की ध्वनि हमने इस रूप में स्वीकार कर लिया। और इसका प्रयोग हम कहाँ करते हैं, अंग्रेजी के शब्दों में इसका प्रयोग करते हैं। अंग्रेजी से हमने ये ग्रहण कर लिया है। अंग्रेजी भाषा के बहुत सारे शब्द हमारी हिंदी भाषा में हैं, जैसे डॉक्टर, हॉल, हॉस्पिटल। इस प्रकार के जो शब्द हैं हमारे व्यवहारिक रूप में या व्यवहार में प्रचलित हो गया है।
तो इसलिए हम कह सकते हैं कि हमारी हिंदी, मानक हिंदी में इन शब्दों का प्रयोग हो रहा है तो एक अलग प्रकार की ध्वनि हमने ग्रहित कर ली है, या विदेशी भाषा से हमने उसको स्वीकार कर लिया, या उसको हमने ग्रहण कर लिया है, या हमने स्वयं ने नहीं बनाया है, वो दूसरी भाषा ने बनाया और हमने उसको स्वीकार कर लिया है। तो इस प्रकार से हम कहें कि मानक हिंदी की दृष्टि से मानक हिंदी व्याकरण में कुल स्वर 11 से 12 बन गए। तो इस प्रकार से हम स्वरों के बारे में पढ़ते हैं। तो हमारे सामने ध्वनियाँ, स्वतंत्र ध्वनियाँ इस रूप में आ गई। तो मित्रों, हम बात क्या कर रहे थे? हम बात ये कर रहे थे, मैं बताना चाहूँगा आप लोगों को कि मैंने ये कहा कि व्याकरण के 3 अंग हैं। व्याकरण के 3 अंग हैं, 3 अंग। पहला है वर्ण, दूसरा है शब्द और तीसरा है वाक्य। हमने सबसे पहले इसको उठाया, इसके बारे में हमने ये कहा वर्ण क्या है? ये ध्वनि है। ध्वनि किस रूप में है? ध्वनि 2 रूप में है, एक है स्वर और दूसरी है व्यंजन। तो हम इसको पहले क्यों उठाया? क्योंकि सबसे पहले ध्वनियाँ यही बनी है। अब फिर मैंने ये बताया कि ये ध्वनियाँ किस प्रकार से बनी है। ये इस प्रकार से बनी है कि अपने आप हमारे मुंह से बाहर निकलती, हमारे मुंह की जो प्राणवायु है या फेफड़ों से जो हवा आती है, बाहर आती है, वो कहीं भी टकरा करके बाहर नहीं निकलती, वो शुद्ध रूप में बाहर निकलती है, सारी की सारी बाहर निकलती है। इसलिए हमने कहा कि ये स्वतंत्र हैं। और इन्हीं स्वतंत्र ध्वनि के कारण हम इसको यह भी मान सकते हैं, यह कह सकते हैं कि इन्हीं के योग से हमने दूसरी ध्वनियों का निर्माण कर लिया है। तो मित्रों, एक बार देखना कि हमने ये कहा कि व्याकरण के 3 अंग हैं और 3 अंगों में से सबसे छोटा अंग ये है, ध्वनि है। ध्वनि किस रूप में है? क्योंकि हम जो ध्वनि बोल रहे हैं, ये तो लिखित रूप नहीं है, ये तो है मौखिक रूप है। किस रूप में? मौखिक रूप। मौखिक रूप में अगर ये पूछ लिया जाए कि व्याकरण की सबसे छोटी इकाई कौन सी है, मौखिक रूप में व्याकरण की सबसे छोटी इकाई का मतलब हो गया उसके और टुकड़े हो नहीं सकते, हम उसको तोड़ नहीं सकते। तो मौखिक रूप से सबसे छोटी इकाई तो है ध्वनि। अगर हम इसी के बारे में एक बात और शेयर करें, अगर हम ये कहें कि व्याकरण की सबसे छोटी इकाई कौन सी है, व्याकरण की सबसे छोटी इकाई, अगर इसके बारे में हम चर्चा करें, इकाई किस रूप में? 2 प्रकार की होगी, एक तो मौखिक रूप में और एक होता है लिखित रूप में। अगर हम यहाँ ये कह दें लिखित रूप में सबसे छोटी इकाई कौन सी है जिसके टुकड़े नहीं हो सकते, लिखित रूप में सबसे छोटी इकाई कौन सी होगी, तो मित्रों ये तो है मौखिक रूप में, हम इसको लिख नहीं पा रहे हैं, ध्वनि है, इसको हम लिपिबद्ध नहीं कर पाए हैं, इसलिए ये तो होगी मौखिक। अब हम लिखने वाली बात करें तो लिखने वाली बात हमारी ये बन जाएगी, क्या बन जाएगी? वर्ण। अब प्रश्न हमारे सामने ये बनता है कि व्याकरण की सबसे छोटी इकाई लिखित रूप में कौन सी है? तो लिखित रूप में हमारे सामने मित्रों सबसे छोटी इकाई तो होगी वर्ण, और मौखिक रूप में अगर पूछ लिया जाए जिसके टुकड़े नहीं होते, ऐसी ध्वनियाँ कौन सी हैं, है ना? व्याकरण की सबसे छोटी इकाई तो होगी मौखिक रूप में ध्वनि और लिखित रूप में होगी वर्ण। वर्ण 2 प्रकार के हमने लिखे, 2 प्रकार के कौन कौन से? एक तो स्वर और दूसरा है व्यंजन। स्वर के बारे में हमने अच्छी तरह से देख लिया कि स्वर क्या होते हैं और क्या नहीं, और व्यंजन ये हैं, इनकी सहायता के बगैर वो बोले नहीं जा सकते, इनकी सहायता के बगैर ये बोले नहीं जाएंगे। जैसे मैं एक एग्जांपल दूं, जैसे मैं क, ख, ग, घ, ङ, इनका हम उच्चारण करेंगे तो मित्रों देखिए, मैंने
हमने यहाँ ये हलंत लगाया है। हलंत का मतलब इसमें स्वर को बाहर निकाल दिया है। और स्वर कौन सा निकाल दिया है? हम जो भी व्यंजन का उच्चारण करेंगे, जो भी व्यंजन, किसी भी प्रकार का व्यंजन का हम उच्चारण करें, उच्चारण करते समय अंत में ये ध्वनि जरूर बाहर निकलेगी, ए स्वर की। ए स्वर नहीं प्रकट होना चाहिए। और फिर ये बोल के देखिएगा, हमसे बोला ही नहीं जाएगा, बोल के देख लीजिए। तो मैंने ये कहा कि वर्ण दो प्रकार के होते हैं, एक तो स्वतंत्र ध्वनियाँ होती हैं और एक होती है प्रतंत्र ध्वनियाँ। प्रतंत्र ध्वनियों में हमारे व्यंजन शामिल हो जाते हैं। तो इस प्रकार से ध्वनियों के दो रूप बनते हैं, स्वर और व्यंजन। तो मित्रों, व्यंजन की चर्चा हम करेंगे बाद में, पहले हम स्वर के बारे में अच्छी तरह से अध्ययन करेंगे। हम अध्ययन ये करेंगे कि जो स्वर हैं, स्वर का वर्गीकरण कितने प्रकार से हो सकता है, स्वर के भेद किस प्रकार से बन सकते हैं। हमारे सामने प्रश्न कंपटीशन एग्जाम में इस प्रकार से पूछे जाते हैं कि ये स्वर नहीं है, ए स्वर की विशेषता नहीं है। अगर मैं ऑप्शंस में विशेषता ये दे दूं कि 4-5 में दे दूं, 4-5 जैसे मैं ये कह दूं ए स्वर की विशेषता नहीं है, ए स्वर की विशेषता नहीं है, और हमने ऑप्शन ये दे दिया ए अल्प प्राण है। दूसरा ऑप्शन मैं ये कह दूं ए सघोष है। ए के बारे में ये कह दूं ए कंठ स्वर है। ए के बारे में ये बोल दूं ए वृत्ताकार स्वर है। तो इस प्रकार के जो क्वेश्चन हमसे कंपटीशन एग्जाम में पूछे जाने लगे। ऐसे नहीं पूछते हाँ कि है ए क्या है, सभी को पता है ए तो स्वतंत्र ध्वनि है, लेकिन स्वतंत्र है तो किस प्रकार की है। तो मित्रों, हम इस प्रकार का जो वर्गीकरण हम पढ़ेंगे, हम केवल 3 या 4 प्रकार से वर्गीकरण नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि कंपटीशन एग्जाम की जितने भी मैंने क्लासेस देखी हैं उसमें मुख्य रूप से पढ़ाने वाले लोग 3 या 4 वर्गीकरण करके ही स्वर को ख़त्म कर देते हैं। तो मित्रों, ये 3-4 स्वर वर्गीकरण तक ही सीमित नहीं है, हम स्वरों के कुल वर्गीकरण करेंगे 7। तो ज़रा आप थोड़ा सा इंतजार कीजिए और उसी टॉपिक को हम आगे बढ़ाएंगे। और मैं एक बार वापस कहना चाहूँगा, आगे पढ़ने के लिए एक बार व्याख्यान क्लासेस का समर्थन जरूर करिएगा। धन्यवाद। आगे हम पढ़ेंगे